नमस्कार। आप सभी का स्वागत है 5 मैनपुर वाल में। और आज का जो सेशन है बहुत खास है, बहुत जबरदस्त है, आप लोगों के बहुत काम का है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं आप लोगों के जो क्वेश्चंस आते हैं उन पे। और मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आए पिछले दिनों में वो इस सीजन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के थे कि जो सर्दियों का सीजन स्टार्ट हो गया है और हम एक नए वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं, अंग्रेजी नए वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। तो अभी क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, कैसे हेल्थ चैलेंजेस है, कैसे इश्यूज हैं जिनके बारे में लोगों ने पूछा, जो आप लोगों को फेस करने पड़ते हैं, उसी सब पे हम लोग आज बात करेंगे। हमारे साथ पूरी होलिस्टिक टीम रहेगी। इसमें आचार्य अनीता गुप्ता जी हैं, आचार्य साधना विजय, आचार्य दीपा शर्मा जी और डॉक्टर अजय जोशी इंदौर। सारे लोग मिलके आज आपको गाइड करेंगे कि ये जो चैलेंजेस आपको फेस करने हैं इस मंथ में, उसमें आपको किस तरीके से क्या चीजें करनी है, क्या चीजों को अवॉइड करना है। और जो ये महीना है, ये जो टाइम, जो ये ऋतु चल रही है, जो ये पीरियड चल रहा है, इसमें आप लोगों को अपनी हेल्थ भी बनानी है। और ये बहुत अच्छा मौसम है जहाँ पे आप तरीके तरीके के व्यंजन खा सकते हैं और उनको एंजॉय कर सकते हैं। तो इस सब के साथ आपकी स्वास्थ्य भी ठीक रहे, होलिस्टिक हेल्थ को आप अपनाते रहें और अपने आप को ठीक रखें, अपने परिवार को, संबंधियों को और सभी इसमें ही स्वजनों को आप स्वस्थ रखें, मस्त रहें और व्यस्त रहें अपने कामों में। इसी के साथ हम ये सेशन स्टार्ट करेंगे। और आप लोगों से निवेदन है कि आप जहाँ पर भी जिस वक्त भी इस सेशन को देखें उसको शेयर जरूर करें। इस सेशन से कोई भी चीज आप अगर रिलेट कर रहे हैं, कोई भी चीज आपको फायदा कर रही है, तो उसको कमेंट में जरूर बताएं। और एटलीस्ट अपने 5-7 दोस्तों को, रिश्तेदारों को, परिवारजनों को इस सेशन को जरूर पहुंचाएं कि कई लोग हैं जिनके काम का ये सेशन है, जिन तक ये नॉलेज पहुंचनी चाहिए। और अगर आप इसे सुन रहे हैं, आप इसका कुछ फायदा उठा पा रहे हैं और कुछ भी है, तो आप लोगों को शेयर जरूर करें। और इस सेशन के बारे में आपके जो भी विचार आते हैं, अगर कोई चीज आपको फायदा कर रही है, नुकसान कर रही है, आपने कोई चीज की है जिसका कुछ रिजल्ट मिला, तो वो आप कमेंट में जरूर शेयर करें। और चलिए, बस यही सब चीजें हैं। लगातार आप लोगों का जो प्यार है, जो आप दे रहे हैं हम लोग को, जो शेयर कर करके लोगों तक पहुंचा के, अलग अलग तरीके से, अलग अलग एरिया से, देश विदेश से जो अलग अलग क्वेरीज आ रही हैं उनको भेज सकते हैं, तो सबसे मैं बहुत खुशी है। हमारी पूरी टीम बहुत अच्छे से हर्ष के साथ मोटिवेट होकर, उत्साहित होकर इस सब पे काम करिए। तो चलिए, मैं यहाँ अपनी टीम का स्वागत करूंगा। स्वागत है आप सभी का। नमस्कार। सभी को चलिए आज स्टार्ट करते हैं मनीता जी के साथ कि क्या चीजें हैं जिन पे हम आज बात करने वाले हैं, इन चीजों के बारे में। और जो क्वेश्चन है वो तो आपसे पूछेंगे, ऐसे क्या चैलेंजेस है जो आमतौर पे लोगों को आते हैं, क्या आप फेस करते हैं और कैसे चीजें आप लोगों तक आती हैं, जो क्लाइंट्स लेके आते हैं, साधक लेके आते हैं। जी हाँ मनीता जी। जी। हमने देखा है कि जो साधक होते हैं, रोगी होते हैं, वो कई बार छोटी-छोटी बीमारियों को, अपने रोग को इग्नोर करते हैं। और जब वो उसको इग्नोर करते हैं, तो जैसे कहते हैं ना कि शत्रु और रोग कितना भी छोटा हो, उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, वो आगे चल के एक बड़ा रूप ले लेता है। अगर प्रारंभ में ही उसको हम सॉल्यूशन कर लें, चाहे रोग हो, चाहे शत्रु हो या कोई ऐसी नेगेटिव बात हो, तो वो एक बड़ा रूप या विकराल रूप नहीं ले पाती है। तो हमारा साधकों से यही होता है अनुरोध कि जब आपकी बीमारी छोटी हो या आपकी हो या आपके किसी संबंधी की हो, मित्र की हो, रिश्तेदार की हो, तो आप उसको समझाएं कि इसको निग्लेक्ट ना करें, इसको छोटे रूप में ना लें। क्योंकि जैसे कि अगर उदाहरण हम बीपी का लें, जैसे हमें बीपी दिखाई दे रहा है, तो बीपी एक स्वयं में रोग नहीं है, ये अंदर आपके किसी ऑर्गन में कुछ इम्बैलेंस हो रहा है, इसको बता रहा है। जिसको अगर हम शुरू में समझने लग जाएंगे तो ये बड़ा रूप नहीं लेगा, नहीं तो आगे चल के ये बड़ा रूप लेगा। और फिर कई बार ये हार्ट अटैक या हार्ट में ब्लॉकेज या लीवर या किसी किडनी भी को भी प्रभावित कर सकता है। और फिर बाद में डायलिसिस या किडनी को ट्रांसप्लांट, ये सब नौबत आने लगती है। तो हम चाहते हैं कि अब छोटी-छोटी समस्याएँ आपके जो भी नियर डियर हैं, आपके हीलर आपके आस-पास हैं, आपके डॉक्टर्स हैं या जो अनुभवी लोग हैं, उनसे ज़रूर अपने रोग की चर्चा करें और उसका समाधान भी करना शुरू करें। मैंने कइयों को देखा है कि लोग बहुत निग्लेक्ट करते हैं कि बाद में देख लेंगे, अभी हमारे घर में शादी-ब्याह है या अभी कुछ एडमिशन चल रहा है बच्चे का, या कोई भी ऐसा फर्दर कोई भी अपना ये बना लेते हैं कि इसके होने के बाद हम अपने तरफ ध्यान देंगे। और होता ये है कि इतने में वो डिसीज़ अंदर-अंदर बड़ा रूप ले लेती है। तो जो हमारा आज का सेशन है, हमने छोटे रोगों से ही, जो एक हमें लगता है कि सामान्य से रोग हैं, उनके हमने लिया है कि हम उसपे अपना होलिस्टिक ट्रीटमेंट बताएँगे, हमारी पूरी टीम। तो आप उससे जागरूक हो उसके प्रति
और समझे कि कितनी आसानी से हम उसको ठीक कर सकते हैं और बड़ा रूप बनाने से उसको हम बचा सकते हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि आपकी जो भी क्वेश्चन हो, जो भी क्वारीज हो, आप इसमें फेसबुक सेशन में डालिए, हम उसका जवाब देंगे और ऐसे सेशन हमारे आगे भी होते रहेंगे। तो मैं मरेंगी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास क्वेश्चंस वगैरह हैं, क्वारीज है, तो आप पूछिए और फिर हम उनका सॉल्यूशन बताते हैं आप सभी को। जी बिल्कुल, और ये क्वेश्चंस तो काफी आए थे पहले जब मैंने इस पोस्ट को डाला, तो लोगों ने कई क्वेश्चंस कमेंट करके बताए हैं। तो चलिए पहले तो जो कॉमन इश्यूज है जैसे उन पे बात करते हैं कि क्या क्या चीजें हैं जो इस वक्त पे लोगों को कॉमन आती हैं, चाहे वो सर्दी खांसी जुकाम हो, पैर ठंडे गर्म होना हो, चाहे वो अपनी हेल्थ से रिलेटेड हो। बहुत से लोग खाना पीना इस वक्त पे एक्स्ट्रा खाते हैं और डाइजेशन भी कई कई बार दिक्कत करता है। तो ऐसी क्या चीजें हैं जो लोगों को प्रॉब्लम करती है, क्वेश्चन भी हम साथ के साथ लेंगे। और अभी चलिए एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, सीमा, इनका इन्होंने लिखा है कि सर्दियों में मेरे पैर ठंडे बहुत हो जाते हैं, बर्फ की तरह ठंडे रहते हैं। जी सही। हाँ जी, तो जैसे कि इन्होंने पूछा है कि इनके पैर ठंडे रहते हैं सर्दियों में बर्फ की तरह, तो थोड़ा सा हम साइंस को समझते हैं कि हमारे बॉडी में जो हमारा हार्ट है, यह एक पंपिंग स्टेशन है। हार्ट जो होता है हमारी पूरी बॉडी में ब्लड के फ्लो को बनाए रखता है। ये हमारे लंग्स से जो O2 मिलते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उसको पूरी बॉडी में एक एक सेल तक पहुंचाता है। और जब तक हमारी बॉडी में O2 का लेवल अच्छा होगा तो ब्लड का फ्लो अच्छा होगा, और यह हमारा जो ब्लड है हमारी बॉडी के एक एक सेल लेवल तक पहुंचता है। लेकिन जो हमारे पैर हैं वो हमारे हार्ट से सबसे दूर हैं, तो वहां तक ब्लड पहुंचने में थोड़ा समय लगता है। और ठंड की वजह से होता क्या है कि ठंड की वजह से हमारा सर्कुलेशन थोड़ा सा स्लो हो जाता है, स्पेशली उनका कि जो थोड़े से एक्टिव कम होते हैं। तो वहाँ के हमारी जो कैपिलरीज होती है, कैपिलरीज हमारी बाल से भी बारीक होती है, तो उसमें एक एक सेल के मतलब एक एक सेल लाइन में चलते हैं वहां पे। तो कई बार क्या होता है कि वहां तक हमारा ब्लड का फ्लो कम हो जाता है, तो वहां पे गर्माहट नहीं पहुंच पाती। और एक्यूप्रेशर की साइंस के अनुसार गॉल ब्लैडर की वजह से भी हमारा जो ब्लड का फ्लो थोड़ा सा कम हो जाता है, अगर वो हाइपर हो जाता है तो उसकी वजह से भी हमारा पैर ठंडे रहने लग जाते हैं। तो हमें दोनों ही चीज को लेके चलना है कि हमारा हार्ट का सर्कुलेशन प्रॉपर हो और प्लस हमारा जो गॉल ब्लैडर है, मतलब अगर आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम वगैरह इत्यादि चीजें भी अगर रहती है तो भी आपके पैर ठंडे हो सकते हैं। यह एक चीज नई चीज दर्शकों के लिए होगी कि गॉल ब्लैडर का संबंध पैरों से कैसे है, लेकिन ये एक बहुत गहरा साइंस है कि जिसमें कभी आप आगे ज्वाइन करेंगे आप वर्कशॉप वगैरह, तो उसमें आपको मालूम पड़ेगा कि गॉल ब्लैडर की वजह से भी पैर ठंडे रह सकते हैं। तो इसके हम कई ट्रीटमेंट हैं। पहले हम एक्यूप्रेशर की जैसे बात कर रहे हैं, तो हम एक्यूप्रेशर से ही जानते हैं कि जो ठंडे हमारे पैर है तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। और उसके लिए बहुत ही आसान उपाय है। इसके लिए हमें ब्लैक कलर चाहिए, तो मैं आपको लोकेशन बताती हूँ कि हमें ब्लैक कलर कहाँ लगाना है। तो हमें ये ब्लैक कलर लगाना है अपने मिडिल फिंगर पे। मिडिल फिंगर का जो हमारे 3 फैलेंज होते हैं, ऊपर वाला, बीच वाला और नीचे वाला। तो जो हमारे बीच वाला फैलेंज है हमें इसको लेना है, और इस फैलेंज को हम इमेजिन करेंगे कि इसमें एक लाइन, मतलब इसके बिल्कुल बीच से, ये हमारा बीच का फैलेंज हुआ पूरा, और इसके मिड से एक लाइन जा रही है, इसको इमेजिन करेंगे हम। और इस बीच का अगर हम हाफ करें, लगभग यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पे हाफ से थोड़ा सा ऊपर, ये इसको हम प्रोब कहते हैं। ये प्रोब हर घर में होना चाहिए, क्योंकि ये प्रोब जो है इससे हम पॉइंट्स को, लोकेशन को ढूंढते हैं। तो इसको ढूंढने में क्योंकि हम किसी पेन का इस्तेमाल करते हैं तो कई बार निशान पड़ जाता है, और ये जो प्रोब है ये बनाया ही इसलिए है कि आप लोकेशन को ढूंढें और पॉइंट्स को लगाएं। यही प्रोब ऑरिकुलो में भी काम करता है। तो लगभग यहाँ पर हमें यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा, और जो एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स होते हैं जहां भी आपको प्रॉब्लम होगी वहां पे कोई छोटा सा लंप बना होगा या आपको दर्द मिलेगा वहां पे, अगर आपको प्रॉब्लम है तो यहाँ पे हमें वो पॉइंट मिलता है। तो यहाँ पर हमें एक सिंगल डॉट लगाना है इस प्रकार से। तो ये आपको दोनों हाथों में लगाना है, लेफ्ट हैंड की मिडल फिंगर में भी यहीं पर आपका एक डॉट आएगा। मैं पहले लगा लेती हूँ इस प्रकार से। और सेम चीज आप जैसे, क्योंकि अगर हम जैसे लेडीज है या हमें बार बार हैंड वॉश करने पड़ते हैं, इसको आप रात को भी लगा सकते हैं, और आपको 5 से 6 घंटे लगाना है। तो बेस्ट तो ये कि आप रात को लगा के सो जाए और एक बार सुबह फिर से लगा लीजिए आप। और इसी को आप अपने पैरों में भी, जैसे हमारे पैरों में जो टो आएगा, बिग टो आएगा, उसके साथ की एक उंगली को छोड़ के ये वाली जो उंगली आएगी, उस पे भी आप सेम लोकेशन पे ये वाला पॉइंट लगा लीजिए।
तो इस पॉइंट के रिजल्ट बहुत ही फास्ट हमें लोगों से मिले हैं कि इसको लगाने से मतलब फर्स्ट डे जैसे लोगों ने इसको लगाया वैसे लोगों को रिजल्ट आया है। और लोगों के जो पैर ठंडे की वजह से लोगों को नींद नहीं आती। कई लोग कई बार दो दो सॉक्स पहनकर सोते हैं, पैरों की मालिश करते हैं, फिर भी उन्हें नींद नहीं आती है। लेकिन ये पॉइंट लगाने से लोगों को बहुत आराम आया है। लोगों के पैरों में गर्माहट आती है और उनके सर्कुलेशन जो होता है प्रॉपर हो जाता है। उसी प्रकार से हम बताएंगे कि नेचुरोपैथी में भी, जैसे अजय जी बताएंगे आपको आगे, और भी बहुत से तरीके हैं जिसके द्वारा हम अपने पैरों में गर्मी ला सकते हैं, सर्कुलेशन हम अपनी बॉडी का ठीक कर सकते हैं ताकि हमें अच्छे से नींद आए। हाँ जी, तो ये मैंने एक प्रकार आपसे बताया है कि किस प्रकार से अपने पैरों को गर्म रख सकते हैं ठंड के दिनों में। बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्टर जोशी हमारे साथ हैं। सर से हम जानेंगे कि क्या कौन कौन से जो कॉमन हेल्थ चैलेंजेस हैं जो अभी लोगों को आने वाले हैं, जिनके बारे में आज हम जानने वाले हैं। जी, तो सबसे पहले जो अनिता जी ने बताया है ना कि पेट ठंडे रखने वाली समस्या, तो प्राकृतिक चिकित्सा का जो एक बेसिक नियम है, बेसिक नियम मतलब जरूरी नियम है कि पैर गरम, पेट नरम, सिर को रखो ठंडा, और उसके बाद में कि रोग आए तो रोग को मारो डंडा। हमको एक कोशिश करना है कि हमें पेट नरम रखना है। पेट नरम कैसे होगा? जब पेट साफ तो रोग माफ, पेट भारी तो बीमारी। हमको सबसे पहले हमेशा होता क्या, जैसे ठंड का मौसम आता है तो हम मेथी के लड्डू ने, उड़द के लड्डू ने, घी, हमारी एक गरिश, हाँ उसको पहले के लोग पचा लेते थे, आज के लोग पचा नहीं पाते हैं। पर यदि आपको कब्जियत नहीं है तो ये आपको ये फायदा करेंगे, नहीं तो यही फायदा करने की बजाय और नुकसान करेंगे। तो सबसे पहले हमको कब्जियत नहीं होने देना है, उसके लिए पर्याप्त पानी पिए, पर्याप्त। और पानी पीने से ज्यादा यदि मैं एक लाइन में कहूँ नेचुरोपैथी, तो सिर्फ खाना चबा चबा के खाने से ही हमारे कई प्रकार के रोग ठीक हो जाते हैं। पानी धीरे धीरे पीने से ही ठीक हो जाते हैं, है ना। प्रॉपर नींद लेने से। तो हमको सबसे पहले ठंड के मौसम में ध्यान रखना है कि हम पेट को नरम रखें। पेट गर्म रखने के लिए जैसा अनिता जी ने बताया कि गाल ब्लडर भी एक कारण हो सकता है, पर अगर हम पैरों में सरसों के तेल की मालिश करें या अरंडी के तेल की मालिश करें और कट वाले मोजे पहने। आजकल लोग मोजे पहन के सोने लगे ताकि उनका ब्लड सर्कुलेशन भी रुक जाता है, वो नहीं होना चाहिए। कट से पहले लूज मोजे ताकि फर्श खराब नहीं हो, वो हम ले सकते हैं। और पैर ज्यादा फोल्ड नहीं हो, सिर ठंडा रखने के लिए, है ना। मैं ये नहीं बोलूंगा सिर ठंडा रखना है तो आप टोपा पहनना बंद कर दो, स्कार्फ बांधना बंद कर दो, नहीं, ठंड के लिए वो जरूरी है। पर ये जो मुद्रा है, सिर ठंडा रखना मतलब क्या है? सिर के अंदर विचारों को नियंत्रित रखना। सिर ठंडा रखने का मतलब नहीं कि सिर पे बर्फ रख दो, है ना। हाँ, कुछ ट्रीटमेंट में सिर पे बर्फ रखने का भी नियम है, पर यहाँ सिर ठंडा रखने का मतलब है हम मानसिक तनाव से कम रहें और सिर का टेम्परेचर पैर की तुलना में कम हो। तो उसके लिए सबसे बढ़िया है हाकिनी मुद्रा। ये मुद्रा यदि हम लगाते हैं, वो दोनों नाक के अंदर घी, शुद्ध घी या बिंदु तेल वगैरह डालते हैं तो ये फायदा। जी मयंक जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और चलिए आगे हम बात करेंगे। और भी कई सारे दर्शक हैं और कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड क्वेश्चन कई सारे लोगों ने पूछा। राय हिस्मत है, ये हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़ते हैं। वो लिख रहे हैं डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, वीक डाइजेशन है सर, इसके बारे में बताइए। राजगोपाल शेखरन नायर है, ये केरल से हैं या, हाँ केरल से हैं, लिख रहे हैं कॉन्स्टिपेशन रहता है इनको, कॉन्स्टिपेशन ऑफ पीपल ऑफिस में ये वर्क करते हैं, इनको कॉन्स्टिपेशन रहता है। और राजीव पोरवाल जी हैं, वो लिख रहे हैं बहुत सुंदर कार्यक्रम। कई सारे और भी दर्शक हैं। अभी जो क्वेश्चन आ रहा है वो डाइजेशन से रिलेटेड है। और एक और दर्शक है, वो लिख रहे हैं कि उनको घुटने में दर्द के साथ आवाज आती है। तो ये साधना जी बताइए, घुटने में जो दर्द है और आवाज भी आ रही है, और इन्हीं के साथ एक और चीज इन्हीं ने पूछी किसी और के लिए, उनके कमर में स्टिफनेस है, अकड़न बहुत रहती है इस वक्त पे, तो इनको क्या सावधानी रखनी है और क्या होलिस्टिक ट्रीटमेंट है इसके लिए? अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। जी मयंक जी, धन्यवाद। और ये जो क्वेश्चन आंसर का सेशन है
इसमें लोगों को काफी फायदा होता है, क्योंकि होलिस्टिक हीलिंग के द्वारा सारे जो टीम है वो छोटी छोटी चीजें बताती हैं, जिसके द्वारा आप अपने जो स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं, डेली टू डेली ध्यान रख सकते हैं और चीजें आपकी बढ़े नहीं। तो जैसे इन्होंने पूछा है कि घुटने में बहुत दर्द रहता है और आवाज भी आती है। तो घुटने में दर्द का अगर हम सबसे पहले कारण देखें तो वो हमारा वेट होता है। हमारा 1 kg वेट अगर ज्यादा होता है BMI से, तो 9 kg वेट हमारे घुटने पे सोचिए एक्स्ट्रा डालता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वेट गेन होने से भी हमारे घुटने में दर्द का एक बहुत बड़ा कारण होता है। यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो भी हमारे घुटने में दर्द होता है, और कैल्शियम की कमी होती है तो भी हमारे घुटने में दर्द होता है। लेकिन ये जो आवाज कट-कट की आना, ये जो कट-कट की आवाज आती है, इसमें अगर हम एक्यूप्रेशर की भाषा में बात करें तो हमारा स्टमक हाइपर हो जाता है। अब स्टमक हाइपर का मतलब क्या है? स्टमक हाइपर का मतलब है कि स्टमक जो होता है पचाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है, और वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर ज्यादा मात्रा में बन रहा है तो वो इसका मतलब है कि हमारा स्टमक हाइपर हो गया है, और उस कारण हमारे घुटने में कट कट की आवाज आ रही है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा बनने से वो घुटने में जमेगा। एक सोचिए कि स्टिफ हो जाए, जम जाएगा, मतलब उसका पानी निकल के वो वहां पे जम जाएगा, तो वहां पे रगड़ खाने से वो कट कट की आवाज आएगी। ऐसे में हम जो ट्रीटमेंट करते हैं वो कट कट की आवाज जो कम हो, उसमें जो हम ट्रीटमेंट करते हैं वो हम करेंगे हमारी जो मिडिल फिंगर है उसके नाखून के एकदम पास, ये देखिए नाखून के एकदम पास, यहाँ पे मिडिल फिंगर में आपको दिखाई दे रहा है अंगूठे की तरफ, नाखून के एकदम पास, यहाँ पे आप रेड कलर लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पे अगर आप रेड कलर लगाते हैं नाखून के पास एकदम यहाँ पे, ये आपको दोनों हाथों में लगाना है। ऐसे करके अगर आप रेड कलर लगाते हैं तो आपको घुटने दर्द में भी आराम आएगा, और आपके घुटने से जो कट कट की आवाज आती है देता है, और सर्दियों में गर्मी उसमें भी आपको आराम आएगा। एक बात का ध्यान रखना है, ये जो सिंगल पॉइंट हमने बताया है ये आपको कम से कम 1 महीने तक करना है, तब आपको डिजायरेबल रिजल्ट्स मिलेगा। आप ये अगर सोचते हैं कि 1 दिन 2 दिन लगाने से हो जाएगा, वो नहीं रिजल्ट मिलेगा। आप अगर इसको कंटिन्यू करते हैं 1 महीने तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। और हाँ, कलर थेरेपी जो है ये सबसे इजी थेरेपी है। इसको अगर ये आप हाथ धोने से आपका कलर निकल गया तो वापस आप लगा लीजिए स्केच पेन से। तो ये 5 से 6 घंटे मिनिमम आपके लगे रहने चाहिए, और ज्यादा आप भी लगे रहें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये अगर आप ट्रीटमेंट करते हैं तो इससे आपको बहुत ज्यादा आराम आएगा। दूसरा मुद्रा में मैं बता सकती हूँ कि इसमें आप अपान मुद्रा कर सकते हैं। ये देखिए बीच की दोनों अंगुलियों को आप मिलाइए, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर को अंगूठे के टिप से मिलाइए, और इस तरह आप रख के अपान मुद्रा कर सकते हैं। इस अपान मुद्रा से आपके जो टॉक्सिन्स हैं वो बाहर निकलेंगे, और टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे तो जो एक्सेस HCl बन रहा है वो भी बाहर निकल जाएगा, और वो जमा नहीं होएगा। तो नेचुरली आपके उसमें कट की आवाज नहीं आएगी। इसी तरह अगर हम ये देखें कि कमर में स्टिफनेस आ गई है, सर्दी का टाइम है, ब्लड सर्कुलेशन वैसे ही स्लो हो जाता है, और ऐसे में अगर आप कुछ काम नहीं कर रहे हैं, आप बहुत एक्टिव नहीं हैं, तो आपका सर्कुलेशन बहुत स्लो होके और ये आपके कमर में स्टिफनेस का भी कारण बन जाता है। कमर में जब स्टिफनेस आ जाती है तो आपको झुकने में, आपको इधर उधर मुड़ने में बहुत दिक्कत महसूस होती है, और आपको हमेशा एक बॉडी में अकड़न सी महसूस होती है, और उस अकड़न की वजह से डिस्कम्फर्ट रहता है। तो ऐसे में आप ये हथेली के ये जो दोनों अंगुलियां हैं, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर, इसके बीचों बीच यहाँ पे अगर आप ब्लैक कलर लगाते हैं, ये देखिए इसके बीचों बीच अगर आप ब्लैक कलर लगाते हैं
तो आपको कमर की अकड़न में बहुत आराम आएगा। ये कलर आपको दोनों हाथों में लगाने हैं, लेफ्ट एंड राइट दोनों हाथों में लगाने हैं, उससे इफेक्ट आपका बहुत अच्छा आएगा। ये इस तरह से आप अगर लगाते हैं दोनों हाथों में, दोनों उंगलियों के बीचों बीच ब्लैक कलर, तो आपको अकड़न में बहुत आराम आएगा। और दूसरा एक संधि मुद्रा होती है, इसमें आपको क्या करना है, राइट हैंड से आपको जो आपकी इंडेक्स फिंगर है उसके नाखून को अंगूठे से दबाना है, और लेफ्ट हैंड में आपको आकाश मुद्रा और जल मुद्रा, ये दोनों आपको बनानी है। इस तरह से अगर आप करते हैं दिन में कम से कम हाफ एन आवर अगर आप ऐसे बना के रहते हैं, तो आपको कमर की अकड़न में बहुत ज्यादा आराम आएगा। तो इस तरह आपने जाना कि कैसे एक्यूप्रेशर में आप अकड़न को और घुटने के दर्द को वो कर सकते हैं। अब नेचुरोपैथी के हिसाब से आपको अजय जी बताएंगे, और इन सब चीजों का आपका एस्ट्रोलॉजी से भी बहुत रिलेशन होता है। तो एस्ट्रोलॉजी में आप इसको किस तरह कर सकते हैं, ये आपको दीपिका जी बताएंगी। जी मयंक जी। बिल्कुल, दीपिका जी हमारे साथ हैं, हम लास्ट में एक समअप करेंगे और एस्ट्रोलॉजिकल जानेंगे इन सारी प्रॉब्लम्स के बारे में बनी हुई है और पूरी चीजों के बारे में। आज हमें पूरा होलिस्टिक ट्रीटमेंट देने वाले हैं इन सारी प्रॉब्लम्स के लिए। तो सारे दर्शक भी बने हुए हैं। अभी एक क्वेश्चन पूछा है किसी ने, इनको छोटा भाई है इनका जो हंसता ही रहता है, किसी भी बात पे वो बहुत ज्यादा हंस रहा है, और कोई दुख की बात भी होती है तो भी वो हंस हंस के ही बात करता है, मतलब इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है। तो ये क्या चीज है अनीता जी, इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? जैसे आपने भी एक यह रोग बताया कि कई बार समस्या हो जाती है कि व्यक्ति बिल्कुल हंसता ही रहता है, मतलब छोटी सी भी कोई बात होगी किसी को हंसी नहीं आ रही है, लेकिन ऐसे रोगी को हंसी आती है, और वो जैसे आपने बताया कि हंसने के बाद लगातार हंसता रहता है, तो मतलब वो कई देर तक 1 मिनट तक 2 मिनट तक हंसता रहेगा, और सबको बड़ा अनईजी लगेगा सिचुएशन में कि ऐसी तो कोई बात ही नहीं, इतना ये हंस क्यों रहा है। तो एक्चुअली में वो खुश नहीं है अंदर से। वो जब इंसान बहुत दुखी होता है तो कई बार उसको हंसी बहुत ज्यादा आती है, और इसको अगर हम एक्यूप्रेशर की लैंग्वेज में अगर हम समझें तो पेरिकार्डियम मतलब उनके ब्रेन में गर्मी जैसे बहुत बढ़ी हुई है इस समय, और वो अपनी बातें, उसकी बात को कोई समझता नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, या कोई ऐसी सिचुएशन है उसके घर में उसके साथ है, या कोई ऐसा उसके फैमिली मेंबर है जो बहुत ज्यादा परेशान है, तो वो लेकिन उसका कोई सोल्यूशन हो नहीं पा रहा है, मतलब कुछ सोल्यूशन निकल नहीं पा रहा है, परिस्थितियां कुछ ऐसी हो गई है कि उसको काफी समय लगेगा। तो ऐसे में जरा सी छोटी सी भी कोई ऐसी, मतलब उसका माइंड हम कह सकते हैं इम्बैलेंस है इस समय, तो छोटी छोटी बातों पे वो हंसेगा, वो हंस के अपना दुख कम कर रहा है। इस प्रकार से ईश्वर ने उसको प्रकृति दी है कि वो मतलब बना दिया इस समय कि वो कहीं तो हंसे, लेकिन वो बिना मतलब कहाँ हंसना उसको ये नहीं पता, और कितनी देर हंसना ये उसका कंट्रोल नहीं है माइंड के ऊपर, तो उसका जो माइंड से कंट्रोल है वो उसका कम हो गया है। तो ऐसे में हमें ट्रीटमेंट उसके माइंड का करना है कि ब्रेन से जो उसके इम्बैलेंस हो गए हैं, जो उसके केमिकल्स हैं, तो हमें उनको बैलेंस करना है, उसके हार्मोन्स को, क्योंकि जो हमारे हार्मोन्स है वो सबसे बड़े हमारे हमें गाइड करते हैं कि हमें कब कितना खाना है, कब कितना बोलना है, कितना हमारा खाना डाइजेस्ट होगा, तो कौन से हमारे हार्मोन्स रिलीज होंगे। तो इनका कंट्रोल हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड और हमें हार्मोन्स को अगर हमें कंट्रोल करना है तो हम एक्यूप्रेशर में पेरिकार्डियम, वैसे पेरिकार्डियम जो है वो हार्ट की जो कवरिंग होती है उसको कहते हैं, लेकिन एक्यूप्रेशर में जो पेरिकार्डियम वर्ड इस्तेमाल होता है वो ब्रेन के लिए होता है, कि हमें ब्रेन का ट्रीटमेंट जब करते हैं सुजोग में तो हम पेरिकार्डियम का इस्तेमाल करते हैं। तो हमें हीट को कम करना है, तो हीट को कम करने के लिए हम ब्लैक कलर का इस्तेमाल करेंगे, और इसके लिए एक सिंगल पॉइंट का भी ट्रीटमेंट है। हम जो आपको आज बता रहे हैं पॉइंट्स, हम बहुत ज्यादा आपको पॉइंट्स नहीं बता रहे हैं, ये जो हम ट्रीटमेंट बता रहे हैं आपको, जो इलाहाबाद एक्यूप्रेशर संस्थान है, एशिया की सबसे बड़ी इस समय शोध प्रशिक्षण मतलब रिसर्च वहाँ पे डेली होते हैं, जो रिसर्च होता है उसको बुक्स में लिखा जाता है, और जो लोग भी वहां से सीख के थेरेपिस्ट है, इस समय हजारों थेरेपिस्ट उन्होंने तैयार किए हैं, तो सब तक वो थेरेपी पहुंचाई जाती है कि ये रिसर्च किया गया है 100 पेशेंट्स के ऊपर और उन्हें आराम आया है। तो ये सबको बताया जाता है कि आप भी अपने पेशेंट्स पे इन पॉइंट्स को लगाइए, ताकि कम से कम पॉइंट्स में, क्योंकि अब हमारा एम ये है कि
लोगों को ट्रीटमेंट करवाने बार बार जाना ना पड़े, वो ये ट्रीटमेंट को घर में ही सीख लें और कंटिन्यू करें। क्योंकि होता क्या है कि बार बार जाने की इसमें पेशेंट कंटिन्यू नहीं कर पाता है और उसका ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं हो पाता। तो अब हमारी कोशिश यह है कि कलर थेरेपी, सीट थेरेपी पेशेंट सीखे। एक बार वो सेंटर पर आए, उसकी लोकेशन सीख ले और उसके बाद उसको समझ में आ जाएगा कि भाई पेरिकार्डियम क्या है, ये सब चीजें कहाँ है, फिंगर का जॉइंट क्या है। फिर जैसे जैसे उसको हम समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा उसको कि मुझे ट्रीटमेंट कहाँ करना है। तो जैसे हमने बात करी कि वो बात बात पे हंसना, बिना मतलब हंसना और लगातार कई देर तक हंसना, तो इसके लिए हम इंडेक्स फिंगर पे ट्रीटमेंट करेंगे। तो इंडेक्स फिंगर का जो हमारा फर्स्ट फैलेंज है, ऊपर वाला फ्रंट वाला जो हमें व्हाइट दिखता है, हमें इसके मिड में, मैं आपको अगेन प्रोब से समझाती हूँ। ये हमारा फैलेंज है पूरा इतना बड़ा, इसके मिड में हम एक लाइन को इमेजिन करेंगे और इस लाइन के बीच में यहाँ पर हमें एक सिंगल पॉइंट ब्लैक कलर का लगाना है, इस प्रकार से। तो इस ट्रीटमेंट करने से होगा क्या कि उससे पेशेंट की जो हीट बढ़ी हुई है ब्रेन में, जैसे हम सामान्य भाषा में भी कहते हैं कई बार कि गर्मी बढ़ी हुई है उसके अंदर, तो ये जो गर्मी को ये कम करेगा और आपको लगेगा कि एक सिंगल पॉइंट क्या काम करेगा, लेकिन एक सिंगल पॉइंट का ही अपना बहुत बड़ा इफेक्ट है। जरूरी नहीं कि हम जब 10-20 पॉइंट लगाएंगे, बहुत सारा ट्रीटमेंट करेंगे तो ही हमें आराम आएगा। इसके साथ जैसे नेचुरोपैथी कहती है कि आपको जो खाने पीने का ध्यान रखना है, आपको प्राणायाम है, योग है, ये तो हमें साथ में करने ही चाहिए। क्योंकि प्राणायाम में से सबसे अच्छा है आपके लिए अनुलोम विलोम करना। अनुलोम विलोम करने से होता क्या है, इससे आपकी 72 करोड़ 72 लाख 72 हजार और 10,201 नाड़ियां आपकी शुद्ध हो जाती है। आप सोचिए कितना एक छोटी सी क्रिया होती है, सांस लेना और सांस छोड़ना। इसको प्रॉपर ढंग से किसी गुरु के से सीख लीजिए। उसको आप डेली 5 मिनट भी अगर हम प्रत्येक व्यक्ति करता है तो आपको ऐसी समस्या नहीं आएगी। अगर आपको ऐसी समस्या आ चुकी है तो आपको कम से कम 15 मिनट करना चाहिए, तभी आपको उसका इफेक्ट आएगा। और इसमें खाने पीने का बहुत ज्यादा परहेज नहीं है। आप खाना खाने के आधे घंटे बाद अनुलोम विलोम कर सकते हैं। हाँ, कपालभाति जिसपे आपके पेट पे स्ट्रोक लगते हैं या पेट पर प्रेशर पड़ता है, वो आपको खाली पेट करना बहुत जरूरी है। लेकिन अनुलोम विलोम जो है एक सांस की प्रक्रिया है, तो इसको आप खाना खाने के आधे घंटे बाद बड़े आराम से कर सकते हैं। तो अगर आप अनुलोम विलोम और ये कलर दो चीज अगर आप कंटिन्यू करते हैं, और ऐसा नहीं कि आपने 2 दिन 3 दिन लगाया, जैसे साधन ने बताया कि आपको ठीक हो जाएगा, आपको ये लॉन्ग टर्म में करने की आवश्यकता है क्योंकि ब्लड से हीट निकालनी है हमें इस समय। तो जब भी हम ट्रीटमेंट ब्लड पे करते हैं तो आपको 3 से 4 मंथ चाहिए। क्योंकि जो हमारे बॉडी के सेल होते हैं उनकी जो किसी की एज होती है 30, किसी की 40 डेज, तो किसी की 120 डेज। तो 120 डेज की एज को लेके चलते हैं कि हमें 120 डेज तक ट्रीटमेंट करना है। जब कंटिन्यू ट्रीटमेंट 120 डेज करेंगे तो हमारा ट्रीटमेंट वो कंप्लीट होगा। रिजल्ट जो हमारा आएगा फिर हमारा लॉन्ग टर्म रहेगा, बीमारी हमें वापस रिटर्न होकर नहीं आएगी। कि कुछ साधक ये कहते हैं कि हमने ट्रीटमेंट करा फिर हम फिर से बीमार हो गए, क्योंकि जैसे उनको आराम आता है तो वो ट्रीटमेंट करना छोड़ देते हैं। तो उन्होंने बाय रूट उस ट्रीटमेंट को ठीक नहीं करा, तो वो फिर से आएगा और शायद कोई बड़ा रूप लेकर भी आए, क्योंकि अंदर अंदर कुछ और डेवलप हो रहा है। तो हम चाहते हैं जब भी आप ट्रीटमेंट करें उसको कंप्लीट करें। और ये कोई मुश्किल काम नहीं, सिंगल पॉइंट लगाना, अनुलोम विलोम करना है आपको, तो ये कोई बड़ा काम नहीं है। क्योंकि अब बड़े इश्यूज आए, आप ज्यादा पेमेंट डॉक्टर्स को करो, अपना टाइम भी खराब करने से अच्छा है कि आप अभी से इस चीज को करेंगे तो आपका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा रहेगा और आप हमेशा ठीक रहेंगे। हाँ जी मयंक जी। बिल्कुल बिल्कुल। और अगला जो क्वेश्चन है वो भी ऐसे ही कुछ है कि जो हमने पैर ठंडे की बात की थी, ये मैडम है सीमा जी, ये लिख रही है कि इनके पैर गर्म बहुत ज्यादा रहते हैं चाहे कितनी भी ठंड क्यों ना हो जाए। ये क्वेश्चन भी इनका आपसे ही है। अच्छा, हाँ, जैसे कि पहले जो क्वेश्चन था कि इसमें पैर ठंडे रहने का था, कि पैर काफी जी ठंडे रहते हैं। और कुछ साधक ऐसे होते हैं कि जिनके पैरों के जो तलवे होते हैं, सोल जो होता है, बहुत गर्म होती है। इवन ठंड में भी उनको सॉक्स पहनने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उनके पैर से इतनी हीट निकलती है कि उन्हें वो सॉक्स पहन ही नहीं सकते। तो गर्मी में तो उनको बार बार पैर धोना पड़ता है, क्योंकि अगर पैर नहीं धोएंगे तो उन्हें लगता है कि उनके ब्रेन में हीट बढ़ रही है। तो उसी प्रकार से ठंड में भी उनको सॉक्स पहनने की आवश्यकता नहीं होती। तो ये भी एक डिजीज है, क्योंकि आपके पैर इतने अधिक भी गर्म नहीं होने चाहिए कि ठंड में भी आपको सॉक्स पहनने की आवश्यकता ना हो या जूते पहनने की आवश्यकता ना हो। तो इसका संबंध हमारे एक्यूप्रेशर में यूरिनरी ब्लैडर से होता है। तो जब उसका हम ट्रीटमेंट करते हैं तो जो पैर गर्म रहने की समस्या, क्योंकि ठंड तो इनकी निकल जाती, ठंड में इन्हें अच्छा लगता है, लेकिन जब गर्मी आती है तो ऐसे जो पेशेंट होते हैं उन्हें बड़ी मुश्किल होती है इन साधकों को। तो अगर वो ट्रीटमेंट पहले से करना शुरू कर दे ठंड के मौसम में, तो जैसा ठंड का मौसम है तो जब आगे गर्मी आएगी
तो उस गर्मी के मौसम में उन्हें समस्या नहीं होगी। तो उसके लिए जो मैं ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ, ये मैं मिडल फिंगर पे करना है इस ट्रीटमेंट को हमें। तो मिडल फिंगर में हमें, तो भाई रिंग फिंगर साइड हमें ये ट्रीटमेंट करना है। रिंग फिंगर में हम नाखून के जस्ट नीचे, हमें यहाँ पर बिल्कुल नाखून के नीचे यहाँ पे कॉर्नर पर ये पॉइंट आएगा हमारा, और ये रिंग फिंगर साइड पे। तो यहाँ पे हमें रेड कलर का एक डॉट लगाना है। इस प्रकार से। तो ये हमें दोनों ही फिंगर पे, दोनों मिडल फिंगर में हमारी, इसमें जो रिंग फिंगर हमारे इस साइड आएगी, तो यहाँ पर हमारा रेड कलर का एक डॉट आएगा इस प्रकार से इसमें भी। तो दोनों में ही लोकेशन हमारी सेम होएगी। इसमें हमें ध्यान रखना होता है कि हमें रिंग फिंगर साइड अगर कहा है तो हमें रिंग फिंगर साइड ही लगाना है। और अगर आपने बाई चांस गलती से कहीं और लगा लिया, मतलब अपनी साइड लगा लिया, तो एक पेशा में है कि नुकसान नहीं होगा, लेकिन आपको उसका फायदा भी नहीं मिलेगा। तो जो साइड्स का आपका ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। और जो हमारे, जैसे हमने पैरों की समस्या हमने पहले भी जानी, अभी भी हमने जानी है। तो जो पैरों का एस्ट्रो से बहुत ज्यादा गहरा संबंध है, तो एस्ट्रो में संबंध में हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं, तो दीपिका जी आपको इसके बारे में बताएगी कि इसके संबंध में एस्ट्रो में क्या ट्रीटमेंट है। हाँ जी आचार्य दीपिका शर्मा हमारे साथ है। तो अभी पैरों की बात चल रही है, चाहे वो घुटने का दर्द हो, चाहे दर्द कर आवाज आती हो, या ये पैर ठंडे रहना गर्म रहना हो। उसके अलावा भी कुछ और क्वेश्चंस भी हमारे पास आ गए हैं। जैसे एक भूलने की आदत है किसी को, वो लिख रहे हैं ओल्ड एज प्रॉब्लम, और फूड पॉइजनिंग, कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी हैं। चलिए इन सब पे बात करेंगे। सबसे पहले हम आचार्य दीपिका शर्मा जी से इस प्रॉब्लम के बारे में जान लेते हैं कि जो घुटने की और पैरों की ठंडा गर्म की प्रॉब्लम है, इसमें एस्ट्रोलॉजिकली क्या चीजें हैं जो इफेक्ट करती है और उनका क्या हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नमस्कार मयंक जी। नमस्कार। नमस्कार मेरे सभी दर्शकों को। मैं आप सब होलिस्टिक हीलर्स का जब भी मैं सुनती हूँ ना, मेरे बैकग्राउंड में एस्ट्रोलॉजी के कॉम्बिनेशंस चल रहे थे। और ऑनेस्टली बता रही हूँ, जो भी प्लैनेट्स, जो कॉम्बिनेशंस आप हाथ पे, चाहे वो कलर का बता रहे थे, या आप फिंगर्स जो यूज कर रहे थे, या सर ने जो फूड के लिए यूज किया, वो सारा बिल्कुल प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन भी वही है। और मैं सबको नोट किया है, जान के नोट किया कि मैं कहीं मेरे माइंड से स्किप ना हो जाए। मैं स्टेप बाय स्टेप बताती रहती हूँ। आप सबने पहले वो सरोज जी का एक केस बताया था, जिसमें वो मेंटल इसका कि सरोज जी का नहीं था, किनका नाम था उनका, सीमा जी का, सॉरी सीमा जी का कि वो पैर के तलवे गर्म रहते हैं। ठीक है, इसके लिए जो ग्रह होते हैं वह होता है शनि ग्रह और राहु ग्रह। शनि ग्रह के लिए हमारी जो मिडल फिंगर है ये शनि ग्रह की ही है। और राहु को मैं हमेशा बोलती हूँ, ये एक ऐसा प्लेनेट है जो हमेशा छुपा रहता है और छुपा के ही अपने रिजल्ट्स देता है। और बात रही गर्मी की, बॉडी में जब भी गर्मी की बात आएगी तो वहां पे सूर्य का कॉम्बिनेशन होगा। सूर्य की जो रिंग फिंगर है ये हमारी सूर्य की मानी जाती है। और राहु को डिटेक्ट करना, राहु को ढूंढना इतना आसान नहीं होता, राहु की चीजों को। तो जो पॉइंट अनीता जी ने बताया, वो बताया भी कि शनि की फिंगर है, शनि की फिंगर को छुपा के टुवर्ड्स टू जो सन की फिंगर है, रिंग फिंगर, उसके साइड में शनि का ही काला लगाना है, क्योंकि शनि का सिंबल वही है। ये जो कॉम्बिनेशंस आते हैं हमारी बॉडी में, वो शनि का कहीं ना कहीं कुंडली के अंदर शनि, और शनि हमारे पैरों का भी कारक है। शनि कहीं ना कहीं पीड़ित होगा उस व्यक्ति के कहीं कॉम्बिनेशन में, या शनि का संबंध सूर्य के साथ आ रहा होगा, क्योंकि सूर्य ने बहुत ज्यादा गर्मी दे दी है पैरों के अंदर। तो इस वजह से इस कॉम्बिनेशन का, और कुंडली का यदि मैं कुंडली देखती हूँ तो उसका 12वां भाव, जो कुंडली का 12वां भाव है, वहां पे भी सूर्य और शनि का कहीं ना कहीं युति या दृष्टि संबंध आ सकता है। तो ऐसे जातकों के अंदर गर्मी स्पेशली पैरों में बहुत ज्यादा होती है। तो आप शनि के उपाय कर सकते हैं, शनि का दान कर दीजिए, क्योंकि ये रूल होता है जब भी कोई, वैसे भी जितने भी पापी ग्रह है ना,
शनि राहु केतु इनको पापी ग्रहों का हमेशा जितना दान रेगुलर बेसिस पे करते रहें, उनके कष्ट जो जो वो एक कष्ट देते हैं या जो बीमारियां देते हैं वह जल्दी से जल्दी खत्म होती है। और एक था अभी एक था साधना जी ने किसी मैम का बताया था कि उनके घुटनों में दर्द होता है और साथ में आवाज भी आती है। घुटने के लिए यदि मेरे पास कोई कुंडली आती है तो मैं सबसे पहले शनि को देखूंगी। साथ में ज्यादातर हम चेक करें मकर और कुंभ राशि वालों को घुटनों से संबंधित प्रॉब्लम ज्यादा होती है। तो यदि शनि कुंडली के अंदर खराब है, 10वां घर खराब है या कहीं पे 10वें घर पे शनि के दुश्मन ग्रह आके बैठ गए तो उस व्यक्ति को घुटनों से संबंधित ज्यादा से ज्यादा पीड़ा होती है। यदि वहां पे केतु का भी संबंध आ जाएगा तो वहां सर्जरी के योग, जिसको हम कहते हैं कि घुटने कईयों ने चेंज करा दिए या सर्जरी हुई, ये कॉम्बिनेशन तब सर्जरी का भी बन जाएगा यदि केतु का भी संबंध वहां पे आ जाएगा। मगर इसके लिए और अब शनि कब खराब होगा? शनि ज्यादातर जो खराब होता है वो राहु केतु के साथ खराब होता है। मगर यहाँ पे शनि का जो सबसे ज्यादा शत्रु माना जाता है ना, वह होता है सूर्य। शनि और सूर्य पिता पुत्र है मगर ये एक दूसरे के शत्रु हैं। तो यहाँ पे जो शनि है सूर्य से संबंधित, यानी सूर्य हमारी बोन्स का भी कारक है, हड्डियों का कारक है। तो वहां पे वो हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम देता है। यदि वो 10th हाउस में सूर्य आ गया या सूर्य की शनि सूर्य का कॉम्बिनेशन 10th हाउस में आ गया, 10वें भाव के अंदर आता है कुंडली में, तब भी ये घुटनों से संबंधित प्रॉब्लम आ जाएगी। चाहे विटामिन डी है, विटामिन डी कहाँ से मिलेगा? सूर्य से मिलता है। तो उसकी चाहे डेफिशिएंसी की वजह से नीज के अंदर प्रॉब्लम आएगी, मगर वो प्रॉब्लम ज्यादा आएगी या सर्जरी तक जाएगी, वह डिपेंड करेगा आपका कॉम्बिनेशंस के कि किस कॉम्बिनेशन के प्लैनेट्स वहां पे बैठे हुए हैं। पीड़ा तो होगी। और मगर एक साथ मैं यह भी बताती हूँ, पीड़ा किस लेवल पे होगी वह दशा बताती है। ऐसा नहीं है ग्रह तो बचपन से बच्चे के बैठ गए हैं, मगर जब उस ग्रह की दशा आती है तब ही वह बीमारी बाहर आती है। और राहु का एक रूल है कि राहु की यदि शनि राहु का कॉम्बिनेशन बैठ हुआ 10th हाउस में या किसी भी घर के अंदर, वह हमेशा लास्ट स्टेज पे ही प्रॉब्लम पता चलती है। और इसके लिए साधना जी ने एक मुद्रा बताई थी, वह थी अपान मुद्रा। अपान मुद्रा के लिए मुझे याद है उन्होंने सूर्य की फिंगर यूज की थी और शनि की फिंगर, आपका रिंग फिंगर एंड मिडल फिंगर, ये हमारी शनि की फिंगर है, ये हमारी सूर्य। इसको दबा दिया, यानी आप लड़ो मत, झगड़ो मत, तंग मत करो, आपस में मिलजुल के रहो। इन दोनों को शांत किया गया इस मुद्रा के द्वारा, जो मैं कॉम्बिनेशन आपको बता रही हूँ। इसके लिए सबसे अच्छा होता है कि व्यक्ति ज्यादा से जब भी ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय के समय पे सूर्य को जल दे और शनि का साथ में दान करते रहे, तो इस पीड़ा से भी वह हमको काफी हद तक बचाव हो सकता है। और साधना जी का दूसरा था कि किसी के कमर के स्टिफनेस काफी आ गई है और अकड़न रहती है, उसके लिए भी जो उन्होंने यूज किए थे वह भी वही था। क्योंकि जब भी मैं हड्डियों की बात करूंगी वहां पे सूर्य का कॉम्बिनेशन, सूर्य आएगा ही आएगा। और जब स्टिफनेस की बात होगी, बॉडी के अंदर कहीं पे भी स्टिफनेस आएगी, वहां पे शनि का रोग होगा। तो यहाँ पे इस जो मुद्रा थी उसके अंदर भी मिडल फिंगर, रिंग फिंगर के ऊपर कहीं ब्लैक स्पॉट लगाया था कि उसके ब्लैक स्पॉट आपका शनि का बीच में। तो ये भी मतलब जो ये कलर थेरेपी है, यह भी हमारी फिंगर्स पे वही फिंगर्स यूज कर रही हैं और वही कलर्स यूज कर रहे हैं। जैसे ब्लैक कलर है, स्टिफनेस का है, आप काफी सारे जितनी भी थेरेपी करते हैं मैं देखती हूँ कि जब भी स्टिफनेस वगैरह की बात आती है तो वहां पे काला रंग लगा देते हैं, क्योंकि काला रंग शनि का है। तो ऐसे व्यक्ति को जब ये सब प्रॉब्लम्स हो
तो उनको कहा जाता है कि वह शनि का ज्यादा से ज्यादा दान करे या शनि का पूजा करे या शनि का और काले कपड़े कम से कम खुद पहने, क्योंकि काले कपड़े, जिनका शनि खराब है, यदि वे काले कपड़े पहनेंगे तो उनको उस प्लेनेट को, ऑलरेडी बैड प्लेनेट है और वो उस ऑरा में भी रहेंगे तो वह प्लेनेट अपना ज्यादा पावर, जो बैड इफेक्ट है उनकी बॉडी पे दे सकेगा। तो ऐसे यदि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार है इससे, तो उसको चाहिए कि अपने बेड के आसपास, क्योंकि वह 8 से 10 बेड पे सो रहे हैं, तो अपने बेडरूम में कम से कम ब्लैक जो भी कोई कलर की चादर है या पिलो या आसपास को कुछ भी ब्लैक कर्टन वगैरह कुछ भी है, तो उसको कम से कम अपने बेडरूम में रखे या हो सके तो उसको निकाल दे। और ज्यादा से ज्यादा सूर्य का, हो सके तो सूर्य की सूर्य नमस्कार करें और सूर्य को जल दें और सूर्य की पूजा करें। और वैसे सबसे अच्छा तो है कि आप किसी अच्छे, मतलब अपना ज्योतिष वगैरह को दिखा के एग्जैक्टली जो कॉम्बिनेशन है, रीजन क्या थी, कोई भी बीमारी आई है, ये कॉम्बिनेशन तो है, उसका रीजन क्या है और किस हद तक वो आगे जाके तंग कर सकती है और उसका पूरा ट्रीटमेंट क्या है वो पता करके होल सोल आप थेरेपी भी करें, एस्ट्रोलॉजी के इफेक्ट्स भी करें, वास्तु का भी करवाएं, तो आपको किसी भी बीमारी से 100% रिजल्ट मिल सकता है। क्योंकि कहीं पे भी ये नहीं लिखा, भगवान ने जब इंसान बना दिया तो उसको विवेक बुद्धि दे दी कि तुम्हें बता दिया गया है इन थेरेपी के थ्रू, इन ट्रीटमेंट्स के थ्रू ये आप करके आप अपनी बीमारी को खत्म कर सकते हैं। तो यदि हमारे पास ऐसे फैसिलिटी मिल रही है, तो जहाँ पे एक ही प्लेटफॉर्म में आपको सबको सारी चीजों को आप यूज कर सकते हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन रेज करें और हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि आप लोग सबके क्वेश्चंस को सॉल्व करें। और एक और क्वेश्चन था मेरे ख्याल से, जी बता दीजिए सर प्लीज। मेरे घुटने का और कमर दर्द का इसका जी अभी और क्वेश्चन आने वाले हैं अभी नहीं, आगे। जो मैंने जो नोट किए थे बस वो बता दिए, जो मेरे माइंड में था बिल्कुल कि बिल्कुल बिल्कुल। कॉम्बिनेशंस के अभी साथ में। एक क्वेश्चन है, इस मौसम में बहुत ज्यादा, ये लगभग कई लोगों ने पूछा है, जो बलगम से रिलेटेड है कि बलगम बहुत बनता है और सांस भी फूलती है। साधना जी, क्या इसके रीजन है और क्या होलिस्टिक ट्रीटमेंट है? हाँ जी, नमस्कार मयंक जी। ये जो सर्दी का मौसम है, इसमें क्या होता है, हमारा डाइजेशन स्लो हो जाता है। मतलब स्लो इन द सेंस क्या होता है कि अंदर इतनी अग्नि होती है बैलेंस करने के लिए मौसम से, कि वो प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाता है। तो ये ऐसे में क्या होता है कि जो भी हमारा रस, रक्त, मज्जा, ये सब जो भी चीजें बनती है वो प्रॉपर रूप में नहीं बन के एक ही जगह इकट्ठी होती रहती है। मतलब एक ही जगह ज्यादा जल जैसे चर्न आउट हो जाती है और एक ही जगह इकट्ठी रहती है। तो जब वो इकट्ठी रहती है तो वो बलगम का रूप ले लेती है। अब जो भी डाइजेशन के लिए हमारी स्प्लीन बहुत, एक्यूप्रेशर में हम कहते हैं कि डाइजेशन के लिए स्टमक के साथ साथ हमारी स्प्लीन भी रिस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि वो जो भी हमारा खाना डाइजेस्ट होता है उसको अलग अलग करती है कि ये इसको रक्त के रूप में, इसको रस के रूप में, इस तरह से वो अलग अलग करती है। तो अब जो अगर मंदाग्नि हो गई है तो नेचुरली स्प्लीन के पास प्रॉपर डाइजेस्टेड फूड नहीं पहुंच रहा है, तो वो चीजें बन नहीं पा रही है और कफ का फॉर्मेशन हो जाता है। कफ फॉर्मेशन के लिए मेजरली स्प्लीन रिस्पॉन्सिबल होता है, सेकेंडली लंग्स एंड थर्ड किडनी। ये तीनों चीजें कफ के लिए रिलेटेड होती हैं। लंग्स क्या होता है, लंग्स में अगर हम प्रॉपर मात्रा में O2 नहीं लेते हैं, मतलब ऑक्सीजन हमारे बॉडी में नहीं पहुंचती है, तो लंग्स इतना सक्षम नहीं हो पाता है कि वो हमारे बॉडी में से टॉक्सिन्स को बाहर निकाल पाए। तो वो टॉक्सिन्स नहीं निकलेगा तो वो बलगम का रूप ले लेगी, और जब वो बलगम का रूप ले लेगी तो आपकी सांस फूलेगी। इसी तरह किडनी भी होती है, किडनी से जब टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकलेंगे तो वहां बलगम का रूप ले लेंगे और वो फिर पूरे रक्त में आपके वापस मिल जाएंगे। जब रक्त में मिल जाएंगे
तो नेचुरली आपको सांस लेने में या छोड़ने में आपको तकलीफ होने लगेगी। तो ऐसे में जो मैं आपको बता रही हूँ पॉइंट, एक्यूप्रेशर में का जो पॉइंट है, ऐसे में आपका जो मिडल फिंगर का जो फर्स्ट फैलेंज है, ये जो फर्स्ट फैलेंज है, इसमें आप बीचों बीच एक लाइन को वो करें, फील करें, और उसके बाद जो जॉइंट है, जो फर्स्ट जॉइंट है, उससे थोड़ा नीचे की तरफ, अगर आप हाथ को ऐसे रखते हैं तो थोड़ा नीचे की तरफ आप ब्लैक कलर लगाएं। ये देखिए, ऐसे अगर आपने ब्लैक कलर लगाया है, जॉइंट पे नहीं लगाना है, जॉइंट से थोड़ा नीचे। नीचे मैंने इसलिए बोला है कि मैंने हाथ को इस तरह रखा हुआ है। अगर आप हाथ को ऐसे रखते हैं तो वो जॉइंट के ऊपर चला जाता है, लेकिन अगर आप एक्यूप्रेशर में हम हाथ को इस तरह से देखते हैं तो ये जॉइंट से नीचे बीचों बीच आप इस तरह से ब्लैक कलर लगाते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपका जो स्प्लीन होती है वो इतनी मजबूत होगी धीरे धीरे कि वो जो जितने भी जो रक्त, रस, मांस, मज्जा ये सब बन रही है उसको डाइवर्सिफाई कर पाएगी, वो इकट्ठा नहीं रहने देगी, और क्योंकि इकट्ठा रहने से आपका बलगम बनेगा, और इससे आगे जाके आपके लंग्स पे भी इफेक्ट आएगा और आपका लंग्स भी मजबूत होगा। लंग्स की मजबूती के लिए आपको प्राणायाम करना भी बहुत जरूरी है। जैसे अनीता जी ने आपको बताया अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये सबसे बेस्ट और सबसे इजी तरीका है लंग्स को मजबूत करने के लिए, क्योंकि अनुलोम विलोम से आप अपने सांसों के द्वारा ऑक्सीजन को मैक्सिमम अंदर ले रहे हैं, और जितना आपका लंग्स ऑक्सीजन को अंदर लेगा उतना ही वो टॉक्सिन्स को बाहर निकाल पाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि एक सिंगल ये पॉइंट से आप बलगम बनने की प्रक्रिया को रोक सकते हैं, और जब बलगम बनने की प्रक्रिया रुक जाएगी तो नीचे धीरे धीरे बाहर निकलना भी कम हो जाएगा, और लंग्स का जब आप करते हैं इसी से आपका लंग्स का जो ट्रीटमेंट होता है तो उससे क्या होगा कि आपका लंग्स ऑक्सीजन को मैक्सिमम ग्रहण कर पाएगा। जब ऑक्सीजन मैक्सिमम ले पाएगा तो वो टॉक्सिन्स को बाहर निकालेगा, लंग्स मजबूत होंगे तो आपकी सांस की प्रॉब्लम ठीक होएगी। और मुद्रा में अगर मैं बताऊं तो इसमें आपकी एक होगी सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा में आपको रिंग फिंगर को अंगूठे से ऐसे दबाना है, ये देखिए ऐसे दबाना है। ये दोनों हाथों से आपको कम से कम 30 मिनट्स तक इन अ डे आपको करना है, तो इससे आपको धीरे धीरे आराम आएगा। सूर्य मुद्रा के लिए एक चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जिनका बीपी हाई रहता है वो इसे ज्यादा देर तक ना करें, वो 5 मिनट से ज्यादा ना करें इसको। सर्दी में फिर भी कर सकते हैं 10 मिनट तक, लेकिन गर्मियों में 5 मिनट से ज्यादा ना करें। और एक होती है जलोदर मुद्रा। जलोदर मुद्रा में आपको छोटी अंगुली को इस तरह से आप दबा के रखेंगे तो जो कफ होता है, कफ का फॉर्मेशन होता है, वो धीरे धीरे आपका कम हो जाएगा। इस तरह आपने देखा कि किस तरह एक्यूप्रेशर और मुद्रा थेरेपी के द्वारा आप इन सब चीजों को ठीक कर सकते हैं। अब आपको नेचुरोपैथी में इस चीज को आप कैसे ठीक कर सकते हैं, ये अजय जी आपको बताएंगे। जी अजय जी। पूरी जो आपने चीजों को बारीकी से समझाया है, और दीपिका जी ने जैसे उससे जोड़ा है ग्रह नक्षत्र से, तो यहाँ एक ही चीज समझ में आती है। जब आज से 20-25 साल पहले मैंने एक बुक पढ़ी थी, सी यू एट द टॉप, शिखर पर मिलेंगे। तो हर की ब्रांच, चाहे वो एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, आयुर्वेदिक हो या एस्ट्रोलॉजी हो, सब कहीं ना कहीं जाके हम एक ही जगह मिल रहे हैं। तो हमको ये ध्यान रखना है, कहीं से भी शुरुआत करना पड़ेगी। जैसे मैं पीछे शुरुआत करता हूँ, जैसे आपने बताया कफ का, श्वास भरने का, तो सबसे पहले तो धन्यवाद दो कि श्वास आ रही है। श्वास उसी की भराएगी जिसको श्वास आएगी, उसको क्या भराएगी जिसको श्वास ही नहीं आएगी। तो हमको धन्यवाद देने की आदत डालें, हर चीज में थैंक यू बोलने लगेंगे। हम क्या करते हैं, हमेशा कंप्लेन, हमेशा श्वास संबंधी रोग या कफ संबंधी उन लोगों को होती है जो लोग हमेशा कंप्लेन करते हैं, है ना, हमेशा शिकायतें। कफ 2 ही प्रकार के लोगों को होता है,
चूंकि मैं अभी दोनों के बीच हूँ, यहाँ होलिस्टिक हीलर भी बैठे हैं, एस्ट्रोलॉजर भी बैठे हैं, तो मैं दोनों की बैलेंस करने वाली बात कहूंगा। तो यहाँ हमको ये ध्यान रखना है, जितना हम लोगों को टेंशन नहीं लेंगे, कुछ लोगों के खामखा दुखी रहने की आदत है। तो कफ होने का जो मुख्य कारण है वो है मानसिक तनाव। कौन सा मानसिक तनाव? खुद से लिया हुआ है, किसी का दिया हुआ नहीं। तो हमको इसको ध्यान रखना है। फिर भी यदि कफ बनता है तो हमेशा ध्यान रखना है, पुरुषों को ठंड लगती है कान से और महिला को ठंड लगती है छाती से। पर आजकल क्या है, आजकल हुआ उल्टा है। आजकल पुरुष लोग नीचे तो मोजे, जूते, बरमुंडा ने स्वेटर वगैरह पहन लेते हैं और ऊपर खुले माथे चले जाते हैं। महिलाओं में फैशन की प्रकृति चली है। आप किसी भी शादी ब्याह में चले जाओ, भले ही वहां ठंड लग रही होगी, लोगों को, महिलाओं को ठंड नहीं लगती, पता नहीं क्या जादू है ना। तो ये हमको थोड़ा इससे बचाव करना पड़ेगा, क्योंकि महिलाओं को छाती से ठंड लगती है। तो महिला यदि अपनी छाती ढकी रहे और पुरुष अपने कान ढके रहे तो हमको थोड़ा सा इसका ध्यान रखना पड़ेगा। और इसके लिए सबसे बढ़िया उपाय है, नाभि और नाभि के ऊपर जितने रोग हैं सबका एक ही इलाज है, हार्ट फुट बाथ, गर्म पैर स्नान। चाहे वो बिना कारण हंसी वाला हो या नी पेन हो हमको, और उसमें थोड़ा सा नमक डाल दो। नमक डालने से क्या फायदा है कि नमक डालने से सोडियम पोटेशियम की कमी दूर हो जाएगी। तो हमको ये करना चाहिए। और नेचुरोपैथी नेचुरल थेरापी है, ये कोई पैथी नहीं है, इसको अपनाना पड़ेगा। एस्ट्रोलॉजी कोई चिकित्सा नहीं है, इसको अपनाना पड़ेगा। हमारे बरसों से हमारे बाप दादा ये बताते आ रहे हैं कि आपको सूर्य की उपासना करना है ना, माता पिता की चरण छूना है ना। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हमको अपनाना पड़ेगी। पर हमने क्या किया, एक ज्योतिष एक अलग विषय दे दिया, आयुर्वेद एक अलग विषय दे दिया, होम्योपैथी एक अलग विषय दे दिया। ये तो अपनी ब्रांचेस को बांट रहे। केवल हम हमारे संस्कारों को अपना ले, जो हमारे जो बचपन से जो हमारे माता पिता ने हमको दिए कि हाथ धो के खाना खाओ, खाना चबा चबा के खाओ, खाने के साथ पानी कम से कम पियो, रात को समय पे सो जाओ। ये सब चीजें यदि हम पालन करते हैं, उनको कोई भी ताकत बीमार स्वस्थ होने से नहीं रोक सकती। और हमेशा ध्यान रखना, मैं तो एक नारा अक्सर बोलता हूँ कि स्वस्थ रहना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हमें उसे पाना है। ठीक है। और हम सब टीम आपके साथ मौजूद है। आपको मयंक जी को सवालों की ढेर लगा दो, मयंक जी को ऐसे कार्यक्रम होते रहे और भी जो विशेषज्ञ वो आप लोग भी आते रहे और आप लोगों से बात करके हमको भी बहुत सारी चीज सीखने को मिलती है ना। तो हम भी विद्यार्थी हैं, आप भी विद्यार्थी बने। जी मयंक जी। माइक, मयंक जी माइक। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और 2-3 क्वेश्चन है, साधना जी अभी हैं। साधना जी, एक क्वेश्चन ये है नीतू जी का कि हकलाकर बोलने की समस्या है, लड़खड़ा के हकला के बोलते हैं। साथ के साथ एक क्वेश्चन और सावित्री जी ने भेजा। इनका क्वेश्चन है कि 14 साल का इनका बच्चा है जिसको अंधेरे से डर लगता है और लाइट जाने से भी डर लगता है, साथ के अगर लाइट जलानी हो तो भी अंधेरे में डर लगता है। तो इसके लिए क्या करेंगे? जी मयंक जी, तो सबसे पहले तो मैं आपको जैसे ये बताना चाहूंगी कि जो बोली है वो हमारे एक्यूप्रेशर में हार्ट से और हार्ट से रिलेटेड है जो बोली है। तो नेचुरली अगर कोई जो लड़खड़ा कर बोल रहे हैं, ठीक से बोल नहीं पाते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, हार्ट जो होता है वो ब्रेन से भी रिलेटेड है। तो ब्रेन के किसी हिस्से में कुछ ऐसा आघात लगा होगा। कई बार तो जन्म से ऐसा होता है, कई बार क्या होता है कि बाद में ऐसा हो जाता है कि लड़खड़ा के बोलने लगते हैं, ठीक से बोल नहीं पाते हैं, अपनी बात को आधी बात मुंह में ही रह जाती है और इतनी जल्दी जल्दी बोलते हैं। तो इसका सबका मेन कारण होता है हार्ट और ब्रेन की जो होती है डिसहार्मनी। इन दोनों में अगर डिसहार्मनी होता है तो आपकी ये स्पीच जो होती है इसमें प्रॉब्लम आती है। ऐसे में मैं अगर आपको बताऊं कि एक पॉइंट जो एक्यूप्रेशर में है वो आप जो आपका इंडेक्स फिंगर है उसके
छोटी उंगली की तरफ, मतलब स्मॉल फिंगर की तरफ का जो ये है नीचे वाला फैलेंज, पीछे का नीचे वाला फैलेंज, और स्मॉल उंगली की तरफ आपका जॉइंट से नीचे। मैं कलर पहले लगा लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे आपको ग्रीन कलर लगाना है। ये देखिए, ये ग्रीन कलर लगाना है, आपको दिखाई दे रहा है? ऐसे आपको ग्रीन कलर लगाना है। आपका जो लाइन होगी वो एकदम सोचिए नाखून के एकदम कॉर्नर से होगी और छोटी उंगली की तरफ होगी। वहां पे आपको, और जो जॉइंट है, जॉइंट की जो लाइन है उससे थोड़ा सा नीचे आपके लगेगा ये, वहां पे आपको ग्रीन कलर लगाना है। ये आपको दोनों हाथ में लगाना है। दोनों हाथ में आप लगाते हैं तो ऐसे में आपके बोली में आप देखेंगे 1 महीने में आपको फर्क समझ में आएगा कि तो बहुत ज्यादा फर्क लगने लगा है। और मुद्रा में आप इस शंख मुद्रा जो होती है, जैसे आपने एक हाथ से अपने बाएं हाथ को ऐसे मुट्ठी बना के अंगूठा ऊपर रखा और दूसरे हाथ से ऐसे करके अंगूठे को पकड़ा, ये हो गई, सॉरी, दोनों हाथ को, अंगुलियों को ऐसे आपने जोड़ा, एक हाथ के अंगूठे को आपने सीधा रखा और दूसरे हाथ से ऐसे करके पकड़ा, ये हुई आपकी शंख मुद्रा। ऐसे अगर आप बना के रखते हैं तो आप दिन में आप 30 मिनट्स तक ऐसे करिए तो आपको देखेंगे आप धीरे धीरे आपकी बोली में काफी फर्क आएगा। और दूसरा है सहज शंख मुद्रा। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते हैं तो दोनों हाथों को ऐसे करके, दोनों हाथों की अंगुलियों को ऐसे मिलाइए और दोनों अंगूठों को आप ऐसे रखिए, ऐसे अपने यहाँ पे रखिए और 30 मिनट्स तक दिन में आप इसको करिए। आप दोनों में से कोई भी एक मुद्रा कर सकते हैं। ये दोनों मुद्रा के करने से आप देखेंगे कि आपकी बोली में आपको काफी फर्क नजर आएगा। दूसरा जो क्वेश्चन है सावित्री जी ने पूछा है कि 14 साल के बच्चे को अंधेरे से डर लगता है। अब डर, हमारे एक्यूप्रेशर में डर जो है वो किडनी से रिलेटेड है। आपकी किडनी की एनर्जी अगर कमजोर होगी तो आपको डर लगेगा, आप हर समय डरते रहेंगे। और कई बार ऐसा होता है कि बचपन में कोई ऐसा हादसा हो जाता है जिसकी वजह से भी आपके मन में डर बैठ जाता है। वो डर इसीलिए बैठता है कि आपकी किडनी की एनर्जी कमजोर हो जाती है। तो ऐसे में आप एक्यूप्रेशर में जो पॉइंट लगाते हैं वो मिडिल फिंगर के सेकंड बीच वाले जॉइंट पे छोटी उंगली की तरफ आप रेड कलर लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है। मिडिल फिंगर, उसके बीच वाला जॉइंट और उसके छोटी उंगली की तरफ कॉर्नर में आप रेड कलर लगाएंगे तो इससे आपकी किडनी की एनर्जी बहुत धीरे धीरे एनहांस होएगी। दूसरा एक पॉइंट जो होता है वो है आपका यहाँ पे इंडेक्स फिंगर में फैलेंज के एकदम बीचों बीच, और ये जो फर्स्ट जॉइंट है इसके बीचों बीच यहाँ पे आप अगर लगाते हैं, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे जॉइंट पे आप अगर लगाते हैं तो ये 2 पॉइंट अगर आप लगाते हैं तो धीरे धीरे आपका डर भागेगा। और ये जो मैंने पॉइंट आपको बताया है यहाँ पे इंडेक्स फिंगर में, ये आप बोली की लड़खड़ाहट में भी लगा सकते हैं। तो इससे आपका ब्रेन और जो हार्ट है उसकी डिसहार्मोनी जो है उसमें आपका फर्क पड़ेगा। तो इस तरह आपने जाना कि किस तरह एक्यूप्रेशर में आप छोटे छोटे 1-2 पॉइंट से भी आप अपनी बहुत सारी बीमारियों को शुरुआती लेवल पे ही क्योर कर सकते हैं। जी मयंक जी। बिल्कुल। और हमारे साथ अच्छा दीपिका शर्मा जी हैं। जी दीपिका जी, ये जो प्रॉब्लम है हकला के बोलना या डर लगना या जो बलगम की प्रॉब्लम है, इन सब चीजों में एस्ट्रोलॉजी क्या इफेक्ट करती है, इसके बाद हम सेशन को समाप्त करेंगे। तो क्या इफेक्टिव चीजें हैं जो एस्ट्रोलॉजी की जो इसमें काम करेंगी? जो बलगम की प्रॉब्लम थी जिसमें बलगम बहुत ज्यादा बनता है, साथ में सांस भी फूलती है,
उसके लिए बलगम के लिए हम एज एस्ट्रोलॉजर हम जो देखते हैं वह ठंडा है, ठंड की वजह से बनती है बलगम। तो उसके लिए चंद्रमा सबसे पहले देखेंगे कि चंद्रमा कहीं कुंडली के अंदर कहीं ऐसे 6-8 भाव में बैठ गया, या चंद्रमा का संबंध राहु या केतु के साथ हुआ, स्पेशली राहु के साथ ज्यादा होता है, तभी ये वाला जो बलगम का प्रॉब्लम है आता है। चौथे घर में कई बार ज्यादातर हम ये भी देखते हैं कि चौथे घर के अंदर ऐसा जो पापी ग्रह है हमारे, उनकी दृष्टि वगैरह आती है, या चौथा घर कुंडली का बहुत ज्यादा खराब होता है, जिससे हमारी चेस्ट पे कंजंक्शन, बिकॉज चौथा घर कुंडली के अंदर चेस्ट का माना जाता है, चेस्ट पे कंजंक्शन वगैरह बहुत ज्यादा होती है, और वहां पे कहीं ना कहीं बुध ग्रह भी उस कुंडली के अंदर, बुध और जो गुरु ग्रह है वह भी होगा। अभी यहाँ पे मैंने सुना था कि किडनी जो है, किडनी से टॉक्सिन निकलते हैं, ठीक है। किडनी से जो टॉक्सिन है, जो एस्ट्रोलॉजी के अंदर टॉक्सिन या जहर हम लोग बोलते हैं, वे केतु को बोलते हैं, जो एक नेगेटिव हमारी बॉडी से पॉइजन निकालने का या बनाने का काम करता है। तो इसके लिए जो मैंने ग्रह देखे वह देखे चंद्रमा, बुध और आपका केतु। यदि किसी व्यक्ति का स्पेशली कन्या राशि वालों के साथ यह ज्यादातर दिक्कत होती है, या कर्क राशि वालों के साथ यह ज्यादा दिक्कत आती है, उनको लंग से संबंधित प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलेगी। यदि लंग्स के साथ में मैं हार्ट का भी लूंगी तो वहां पे सिंह राशि या 5वां घर भी आएगा, मगर लंग्स की ही प्रॉब्लम है सिर्फ, और किडनी की दिक्कत है, तो कन्या राशि, छठा घर, और ये जो ग्रह जैसे मैंने बताया बुध और चंद्रमा, इनका कहीं ना कहीं संबंध छठे, 8वें, 12वें ग्रह के जो स्वामी हैं उनके साथ में हो सकता है, या ये खुद ग्रह ऐसे भाव के अंदर जाके बैठ गए जो ये चौथे घर को पीड़ित कर रहे हैं, या चौथे घर के अंदर कुछ खराबी कर रहे हैं, जिससे ये जो बलगम है अधिक मात्रा में बना दी। बलगम नॉर्मल थोड़ा बहुत सबका बनता है, मगर ज्यादा हो गया कि उसने सांस को भी फुला दिया। तो यह केतु कई बार जब 11वें घर के अंदर होता है तो सांस की प्रॉब्लम ऐसे व्यक्ति के घर के अंदर होती ही होती है। इवन कई बार पंप जो लेते हैं, हफ्नी जिसको कह देते हैं, या अस्थमा वगैरह आ जाता है बलगम बनने से, तो उन लोगों को पंप लेने की भी जरूरत पड़ जाती है जब केतु 11वें घर के अंदर बैठा हो। अब बात करूंगी मैं, इसमें मैडम ने बहुत अच्छा था कि सूर्य मुद्रा, रिंग फिंगर, ये सारी फिंगर्स वही है जो मैं ग्रहों की बातें मैं ग्रहों की बात कर रही हूँ, आप फिंगर्स के और कलर के कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, इसलिए बिल्कुल वही सब है। जैसे केतु मैंने बता दिया, टॉक्सिन है, पॉइजन है हमारी बॉडी में जो भी बन रहा है, तो वो केतु दे रहा है। यहाँ पे मेडिकल के अंदर बोल रही हूँ तो आप टॉक्सिन की बात कर रहे हैं। तो बेस्ट है कि आप इन्हीं छोटे छोटे उपायों से, कलर थेरेपी से अपनी बीमारियों को ठीक करें। नहीं तो वैसे भी इनको ठीक करने के लिए मुझे केतु का उपाय करवाना होता है, या केतु की कोई रिंग पहनानी है, कैट्स आई वगैरह होती, तो भी हमें मिडल फिंगर की यूज करना है। यहाँ पे साधना जी ने अभी जो यूज किया वो भी मिडल फिंगर का यूज किया। जब भी मैं बात कर रही हूँ टॉक्सिन आ जाएगा या बॉडी में स्टिफनेस आएगी, वहां पे शनि का संबंध आएगा, और मैडम ने ब्लैक कलर को यूज किया। तो बेस्ट है कि हम ये छोटे छोटे कलर थेरेपी से हम अपनी बीमारी को ठीक करें, और हो सके तो छोटे छोटे बीच बीच में ये ज्योतिषी उपाय भी करते रहें, तो कि ये बीमारी आगे लंबी ना आए, क्योंकि ज्योतिष ये बता देगा कि ये बीमारी आपकी कुंडली के अंदर है और ये लंबी जाएगी या छोटी जाएगी। अगर आपके पास और भी बहुत सारी थेरेपीज हैं तो आप लंबी बीमारी से बच सकते हैं। और अभी एक था जो नीतू जी का था, जो जिसमें था कि उनके जो मित्र लटकाकर बोलते हैं। ज्योतिष के अंदर जो स्पीच का कारक है, वाणी का जो कारक है, वह है बुध ग्रह। बुध ग्रह के साथ में हम, अब व्यक्ति ने ये जानना जरूरी है हमारे लिए कि व्यक्ति सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा। यदि सुन ही नहीं रहा तो वो बोलेगा क्या? तो सुनने के लिए गुरु ग्रह और बोलने के लिए, वाणी के लिए यदि मैं बात करूंगी तो बुध ग्रह की बात कर रही हूँ। तो यानी कुंडली के अंदर जो मैंने ग्रह देखा वह देखा बुध का
बुध ग्रह को देखा और गुरु ग्रह को देखा, और यदि वो व्यक्ति की भाषा मतलब सपोज बोल भी पा रहा है मगर कटी कटी बोल पा रहा है, कई बार ऐसा होता है तुतला के बोलते हैं या स्पीच क्लियर नहीं है, तो उसको वाणी की तो प्रॉब्लम है, मगर वहां पे वाणी बिल्कुल खराब मतलब गई नहीं है, तो वहां पे केतु का संबंध आ जाएगा कि बुध और केतु का कहीं ना कहीं संबंध होगा, या मिथुन राशि और कुंडली का दूसरा भाव जो होता है वह कहीं ना किसी खराब प्लेनेट ही उसको खराब कर सकते हैं, भाव को ग्रह ही खराब करते हैं, तो वहां पे खराब ग्रह बैठे हो सकते हैं, या वह जो पापी ग्रह है उनकी दृष्टि हो सकती है कि उस व्यक्ति की जो वाणी जो बिल्कुल स्पीच है वो क्लियर नहीं है। अभी इसके अंदर भी जो मैडम ने उपाय बताया था वह बताया इंडेक्स फिंगर जब मैं भी बोल रही थी कि यह हमारी गुरु ग्रह की होती है, जुपिटर की, ठीक है। दूसरा बुध ग्रह का जो कलर होता है दैट इज ग्रीन कलर। वो कभी भी किसी व्यक्ति का खराब होता है या अच्छा होता है, हम उसको हर एक ग्रीन कलर से बोलते हैं कि ग्रीन कलर के कपड़े पहनो या ना पहनो, या मूंग की दाल दान करो या ना दो, यानी ग्रीन कलर रिलेटेड टू मरकरी, बुध ग्रह। तो मैडम ने यहाँ पे भी इंडेक्स फिंगर पे जैसे आपने सही बात सुनी और उसको सही तरीके से बोला, ठीक है, उसके लिए मरकरी को बुध ग्रह को यूज किया है ग्रीन कलर से। और कुंडली का सेकेंड भाव देख लीजिए, मिथुन राशि ठीक हो, मिथुन राशि पे कोई भी मिथुन राशि किसी मतलब 6, 8, 12 भाव में ना बैठी हो, या मिथुन राशि पे किसी पापी ग्रह की दृष्टि ना हो, तो उस व्यक्ति को वाणी से संबंधित प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि है तो वह कुंडली के मिथुन राशि के उपाय करे, साथ में अपने गुरु ग्रह को ठीक करे और बुध ग्रह का साथ में दान करता रहे, क्योंकि बुध ग्रह यहाँ पे खराब है तभी वह बोल नहीं पा रहा। तो ये सबको सिम्टम्स नजर आ रहे हैं। दूसरा आप देख सकते हैं आपके घर में यदि बहन बुआ बेटी आपकी घर में दुखी है या मासी दुखी है, तो आपका बुध ग्रह वैसे ही खराब है, उसका दान करते रहिए। और आपको स्पीच से रिलेटेड, चाहे वो स्पीच बिल्कुल नहीं बोल पा रहे हैं तब भी बोलना स्टार्ट कर सकते हैं, या आपकी वाणी वैसे खराब है वो भी कर सकते हैं, या आपके घर में कोई बहुत ज्यादा कटु भाषा यूज बोलता है, उसकी स्पीच ये कि ये बोलेगा जब हमेशा ही खराब शब्द यूज करेगा, तो आप उसके बुध के और केतु के इन सब के उपाय वगैरह कर सकते हैं कि एक व्यक्ति की भाषा अच्छी है तो उससे बात करने में अच्छा भी लगता है। और अभी एक बताया था आपने कि एक 14 साल के बच्चा है जिसको अंधेरे में डर लगता है। ये जो डर है, ठीक है, ये हमारे दिमाग के अंदर है। पहली बात, दिमाग में कोई चीज सेट है या हमारे मन के अंदर बैठ गया, डर कभी दिखता नहीं होता है। तो जब भी हमारा मन का कारक आता है तो उसके लिए ग्रह होता है चंद्रमा। चंद्रमा उस व्यक्ति का खराब है। अब रहा चंद्रमा कैसे खराब हो सकता है कि उसका कॉम्बिनेशन यदा चंद्रमा और शनि के साथ हो सकता है, तो ऐसा व्यक्ति हमेशा डरा डरा रहता है, या वो पर्टिकुलर चीज से कोई किसी इंसिडेंस की वजह से भी डर सकता है। मगर एक 14 साल का बच्चा है, अंधेरे से डर लग रहा है, तो हो सकता है उसका कोई इंसिडेंस ऐसा हुआ हो, या चंद्रमा शनि का योग बहुत ज्यादा उसकी कुंडली के अंदर खराब होगा, या उसका मंगल भी बहुत ज्यादा वीक होगा। बिकॉज मंगल हमें लड़ने की शक्ति देता है, ताकत देता है कि ठीक है अंधेरा है, जाके देखते हैं क्या है वहां पे, क्या हो सकता है मेरे साथ, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा। ये जो ताकत है, लड़ने की जो ताकत है, या हम स्ट्रॉन्ग विल पावर कहते हैं, ये मार्स देता है। तो इस कुंडली के अंदर चंद्रमा शनि मंगल का कहीं ना कहीं खराब स्थिति में होना, या उसकी खराब दशा चल रही होगी ऐसे प्लैनेट्स के साथ में, जो उसको पराक्रम नहीं दे पा रहा, उसका विल पावर बहुत ज्यादा वीक है, या उसका मन बहुत ज्यादा वीक सिचुएशन के अंदर बैठ गया कि वह अंधेरे को फेस नहीं कर पा रहा। क्योंकि जो अच्छा मंगल होगा वह व्यक्ति को डरपोक नहीं बनने देगा, निर्भय बनाता है। वह व्यक्ति कभी भी डर ही नहीं सकता किसी भी चीज से। तो उसके लिए चंद्रमा शनि मंगल के उपाय करें, और अपना जो भी है बाकी की थेरेपी साथ में जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ये थेरेपी का कॉम्बिनेशन, जितनी भी थेरेपीज हैं
कलर कॉम्बिनेशन, फिंगर्स, या फर्स्ट पॉइंट आप इसका टच कर रहे हैं, सेकंड कर रहे हैं, इसका कहीं ना कहीं संबंध एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री इन सब के साथ भी होता है। बिल्कुल, और यही तो इस सेशन की खास बात है कि सारी चीजों को मिला के, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, कलर थेरेपी हो, एक्यूप्रेशर, ऑरिकुलो मुद्रा, इन सबको मिला के अगर आप ट्रीटमेंट करते हैं तो आपको जरूर निश्चित ही फायदे होंगे और आपको कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा, और सबको मिला के करने से असर भी जल्दी होंगे। आज कई सारे लोगों के क्वेश्चंस हैं जो रह गए हैं, उनको हम अगले सेशन में लेंगे। ये सेशन दोबारा जब भी आए तो आप हमारे पेज से जुड़े रहिए, चाहे आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, या किसी भी सोर्स पे, तो आप बने रहिए। आचार्य जयंतीलाल भाटी हमारे साथ हैं, वो लिख रहे हैं गुड कॉम्बिनेशन ऑफ होलिस्टिक थेरेपीज, एस्ट्रोलॉजी एंड अदर थेरेपीज, गुड टीम वर्क, गुड सेशन। थैंक यू सर, आपका सभी का, जो भी दर्शक जुड़े हैं, जिन्होंने शेयर किया, आगे इसको देखेंगे, आप सभी लोग बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने ऐसी टीम को मोटिवेशन दिया है। और कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस और अपनी बातों को जरूर शेयर करें, और अगले सेशन में हम फिर से मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।